Okay, we have test the reliability of the data. Now it's time to test the descriptive statistics, for which we need to go to analyze, descriptive statistics and descriptives. पॉइंट टू रिमेंबर इज कि इसमें अब हमने डेमोग्राफिक्स के डेमो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट नहीं करना. वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ द कंप्यूटेड वेरिएबल्स जो हमने मीन कैलकुलेट किए थे. तो हम हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं: जॉब रीडिज़ाइन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स. इनकी जो मीन वैल्यूज़ हैं इनको हम शिफ्ट करेंगे टू द वेरिएबल्स बॉक्स, और उसके बाद we will go to options, then we will check mean, standard deviation, minimum, maximum, skewness, kurtosis and any other test in which you are interested. Continue and OK. Now we need to go to the output sheet of SPSS, एंड हेयर वी गो. हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये टेबल जो है आउटपुट शीट में आ चुका है. अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, पहले तो हम ये देखते हैं टेबल को रीड किस तरह से करने हैं. यू कैन सी दी एन, जो हमारा सैम्पल साइज है दैट इज़ 264. हमने 264 रिस्पोंडेंट्स का डाटा ही SPSS शीट के अंदर एड एंटर किया था. ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट रो में JR मीन वैल्यू है, दैट मीन्स ये हमारा जॉब रीडिज़ाइन की एवरेज वैल्यू. अब जॉब रीडिज़ाइन में टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स पर 264, ट्रू हमारे इतने ही हैं, और मिनिमम वैल्यू इज़ 1, दैट मीन्स हमारा जो फिर हम देखेंगे जो क्वेश्चन में हमने लिकट पॉइंट स्केल यूज़ किया हुआ है. जैसे इस वाले सेट में मैंने 7 पॉइंट लिकट स्केल यूज़ किया है. तो एट 1 आई हैव स्ट्रांगली डिसएग्री. तो मैं कहूँगी कि जॉब रीडिज़ाइन के साथ जो एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ सैंपल है, ओवरऑल सैंपल, हमने अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट की बात नहीं करनी, हमने सारे सैंपल साइज की बात करनी है, जो टोटल सैंपल जिनसे हमने डाटा कलेक्ट किया 264 लोगों से. ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है विद जॉब रीडिज़ाइन. ठीक है, हमने जितने भी आइटम्स डाले हैं जॉब रीडिज़ाइन के, उनके साथ जो एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ द सैंपल है दैट वाज स्ट्रांगली डिसएग्री. इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स. जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये भी 1 to 7 के दरमियान ही लाई करनी चाहिए. मिनिमम जो है ये 1 से बिलो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिकट पॉइंट स्केल में हमारे पास मिनिमम वैल्यू इज़ 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री. और इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू इन लिकट पॉइंट स्केल जो हमारा क्वेश्चन में हम यूज़ करें दैट वाज 7. तो मैक्सिमम वैल्यू 7 से अबव नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप मैक्सिमम ये हमारे पास इनोवेटिव वर्क बिहेवियर की 7 आ रही है, ये 6.83 आ रही है, क्योंकि एवरेज रिस्पॉन्स है सारे सैंपल का. तो ये जो भी है 7 से बिलो ही होनी चाहिए, 7 से अबव वैल्यू नहीं जानी चाहिए. अब 6.83 है तो ये रिस्पॉन्स बनता है 6 पे हमारे पास समवट एग्री था और 7 पे स्ट्रांगली एग्री था. तो वी विल से कि एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ टोटल सैंपल with the job redesign was, जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है दैट वाज, हम इसको स्ट्रांगली एग्री कह सकते हैं या समवट एग्री कह सकते हैं. दोनों में से कोई भी आप जो है वो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. इसी तरह से मीन वैल्यू है 4.2595, दैट मीन्स लिकट पॉइंट स्केल पे हमारे पास 4 पे न्यूट्रल था. तो हम लिखेंगे कि विद ओके एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ the sample size with job redesign was neutral. ठीक है, यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम में आएगा वो हमने एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ सैंपल नहीं यूज़ करना, हमने ये रखना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डाटा विद जॉब रीडिज़ाइन वाज स्ट्रांगली डिसएग्री. ठीक है, और मैक्सिमम में हमारे पास जो है वो 6 या 7 अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे, समवट एग्री है या स्ट्रांगली एग्री है वो लिखेंगे. मीन के लिए हमने बताना है कि एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ द टोटल सैंपल विद जॉब रीडिज़ाइन वाज न्यूट्रल. दैट मीन्स उन्होंने ना ये डिसएग्री की तरफ अपना रुझान रखा है, ना ही उन्होंने
अपना रिस्पॉन्स जो है वो एग्री की तरफ रखा है, दे वर न्यूट्रल अबाउट दी जॉब रीडिज़ाइन। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0.50। तो यहाँ पे वी कैन सी दिस इज 1.75 ग्रेटर देन 0.5 है, तो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.50, दैट मीन्स डाटा जो है जो हमने जॉब रीडिज़ाइन के लिए कलेक्ट किया दैट वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है स्टैटिस्टिक्स में स्क्यूनेस की बात करते हैं, तो स्क्यूनेस की वैल्यू +-10। अब इस पर डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट वैल्यूज दी हैं। चूंकि वी आर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स, तो उसके लिए +-10 की वैल्यू कही जाती है। समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं कि +-3 होती है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो आपको फिर इसके लिए एक रेफरेंस सर्च करना पड़ेगा कि +-10 जो है, क्योंकि साइकोलॉजी है या ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जिसमें जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए इसको +-10 जो है वो भी इसकी एक्सेप्टेबल रेंज है। तो आप देख सकते हैं -7 है, -0.7। ठीक है, तो ये -10 के अंदर अंदर ही वैल्यू आ रही है, +-10 के अंदर अंदर। तो हम कहेंगे कि हमारा डाटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, लेकिन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रीज़न के +-10 के अंदर वैल्यू लाई कर रही है। इसी तरह से कर्टोसिस है, तो कर्टोसिस की वैल्यू जो हाइट ऑफ डाटा है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वैल्यू होती है +-3। दैट मीन्स ये -3 से जो है वो बिलो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और +3 से अबव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ये -1 आ रही है, दैट मीन्स ये लिमिट के अंदर ही है। तो हम कहेंगे बेस्ड ऑन कर्टोसिस वी विल अगेन से कि डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो जॉब रीडिज़ाइन का। इसी तरह से क्रिएटिविटी का भी हम इसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इनोवेटिव वर्क बिहेवियर है, ये भी हम देखते हैं। अगेन इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू इज अगेन ग्रेटर देन 0.50, दैट मीन्स डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्क्यूनेस वैल्यू जो है +-10 के अंदर ही है, और कर्टोसिस जो है ये आ रही है 13.823। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्टोसिस वैल्यू तो +-3 के अंदर लाई करनी चाहिए, तो ये तो 13 में जा रही है, तो ऐसा क्यों? उसके लिए दो जस्टिफिकेशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज अगेन वी आर स्टडिंग द बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन, या उनके इमोशंस हैं, उनके इंटेंशन है। नोबडी विल शो के जो है मैं अपने काम के अंदर कोई यूनिकनेस, कोई न्यूनेस नहीं लेके आता हूँ, या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, कोई भी ये बात नहीं बताएगा। तो इसलिए डाटा हाईली सिक्योर्ड हो सकता है। ठीक है। या कर्टोसिस जो है वो इस तरीके से रेंज से बाहर हो सकता है। इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स मीन्स कि कुछ ऐसे रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं। सपोज एवरीवन इज रिस्पोंडिंग कि यस आई एम इनोवेटिव एट माय वर्क बिहेवियर्स, और सारा वो एग्री 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 या स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, बाकी लोगों ने जो है वो एग्री रखा है या वो डिसएग्री में जा रहे हैं। ठीक है। तो एक बंदा बाकी रिस्पॉन्सेज से जो बाकी रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं उनसे हट के बिल्कुल डिफरेंटली अगर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो भी डाटा की नॉर्मेलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, उसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो आउटलायर्स को हम समटाइम्स ट्रीट करते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट सजेस्टेड टू ट्रीट देम, कि डाटा को नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि वी आर स्टडिंग अगेन द ह्यूमन बिहेवियर्स। तो that's all about the descriptive stats of the computed variables and the interpretation of descriptive statistics. After एनालाइजिंग द डाटा, हम अब यहाँ पे इनिशियल स्क्रीनिंग हमारी हो गई। उसके बाद हमने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी डाटा के सारे जितने भी डिस्क्रिप्टिव्स हैं हमने उनको स्टडी कर लिया, उनको कैलकुलेट कर लिया, उनको इंटरप्रेट कर लिया। नाउ द टाइम इज़ टू टेस्ट द कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो उसके लिए कोरिलेशन क्या बताता है? एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स
या एसोसिएशन अमंग मोर देन टू वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितना एसोसिएटेड हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बताएंगे कि दो वेरिएबल्स हैं सपोज एक्स एंड वाई, उनका आपस में कितना कोरिलेशन है, कितना वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। यहाँ पे कोरिलेशन हमें डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट नहीं बताएगा कि किसका इम्पैक्ट कौन से वेरिएबल के ऊपर आ रहा है, बल्कि सिर्फ ये बताएगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और वो कितने परसेंट है, दैट्स इट। वो यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि किसकी वजह से किसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। फॉर कोरिलेशन एनालिसिस वी विल गो टू द एनालाइज देन कोरिलेशन, ओके, कोरिलेट्स एंड बाइवेरिएट। अब यहाँ पे एक चीज जो आपने देखनी है, वेन एवर वी आर टेस्टिंग द कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में हमने टू टेल्ड ही रखना है इसको, क्योंकि हम आईवी डीवी दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में हम वन टेल्ड को चेक करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल का इम्पैक्ट हम दूसरे के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम टू टेल को चेक करेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के लिए हम पियर्सन को ही चूज करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस, कि वो जो स्टेरिक वैल्यूज होती हैं, हम बताते हैं कि जहाँ जो जो वैल्यूज कोरिलेटेड हैं उनके ऊपर स्टेरिक मौजूद होनी चाहिए। हम सॉफ्टवेयर को ये बता रहे हैं। अब हमने कोरिलेशन किसकी चेक करनी है, ऑब्वियसली कंप्यूटेड वेरिएबल्स की। तो उसके लिए हम कैलकुलेटेड मीन वैल्यूज को चूज करते हुए वेरिएबल्स बॉक्स में इनको शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे आपने आइटम्स को शिफ्ट नहीं करना, आपने कंप्यूटेड वेरिएबल्स को शिफ्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद वी विल गो टू ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, वी विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस वन, कंटिन्यू कर देंगे और ओके कर देंगे। अब वी नीड टू गो टू द आउटपुट शीट। जी, यू कैन सी द कोरिलेशन टेबल इन आउटपुट शीट। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आपने देखना है, जो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने यहाँ पे अगर कॉलम वाइज देखें और रो वाइज देखें, आप ये देखेंगे कि पहले कॉलम के अंदर वेरिएबल्स हैं, पियर्सन कोरिलेशन है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, टू टेल्ड है, वो बताया हुआ है, एन है। मतलब ये तीन चीज़ें एक वेरिएबल के बारे में बताई होंगी, एक तो उसका कोरिलेशन, दूसरा उसकी सिग्निफिकेंस, तीसरा सैंपल साइज, ठीक है। तो सैंपल साइज जो है वो हमारा सारों का सेम ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉलम के अंदर, यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो में जे आर मीन है, जॉब रीडिज़ाइन का मीन है, तो सेकंड कॉलम में जॉब रीडिज़ाइन का मीन है। फिर सेकंड रो में हमारे पास क्रिएटिविटी है, तो इस नेक्स्ट कॉलम में क्रिएटिविटी है। फिर इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स हैं, और नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स हैं। दैट मीन्स कि यही चीज़ यहाँ पे रो वाइज जो लिखी हुई है वो कॉलम वाइज भी लिखी हुई है। यहाँ पे आप दरमियान में देख सकते हैं 1 1 नज़र आ रहा है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। कैसे कि आपने ये देखना है एक चीज़ के, एक तो ये कि 1 1 1 आ रहा है, फिर ये देखें यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है वो ऊपर इस 1 1 के ऊपर वाली और ये नीचे वाली साइड, ये दोनों एक जैसी ही वैल्यूज है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो है हम इस टेबल को कहीं कॉपी कर लेते हैं, ताकि इसका साइज़ बढ़ा के तो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं कि इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। या यहीं पे हम इसके साइज़ को इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन इजीली रीड द वैल्यूज़। अब यहाँ पे ये देखें कि ये वाली वैल्यू है, और इस साइड पे 1 के दूसरी तरफ जो है ये वैल्यू सेम है। इसी तरह से 0.135 0.135 ये सेम वैल्यू है। फिर जो है हमारे पास दिस वन
0.171, 0.171, ये सेम वैल्यू। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बॉक्स, ये और ये, ठीक है। इसके इस साइड पे, लोअर साइड पे जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज अपर साइड पे हैं, तो हम इनमें से किसी भी तरह से वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो प्रॉपर रीड करने के लिए मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उनको इस तरह से डिलीट कर देती हूँ। फॉर्मेट जो है आपने अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी आपके सुपरवाइजर आपको रिकमेंड करते हैं आप वही चूज करेंगे। जो हमारा इंटरेस्ट होगा यहाँ पे वो ये इन वाली हाईलाइटेड वैल्यूज में होगा, ठीक है। ये हमारी पियर्सन कोरिलेशन है, ये बताती हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ या दो वेरिएबल्स कौन से हैं उनका आपस में कोरिलेशन कितना है, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर इज कि दिस कोरिलेशन वैल्यू शुडंट बी ग्रेटर देन 0.70। रिलायबिलिटी जो है वो 0.70 या उससे अबव होनी चाहिए थी, कोरिलेशन 0.70 से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कितना रिलेशनशिप में है। तो हम ये बताएंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं जे आर है, ये जे आर, इसी तरह से ये क्रिएटिविटी है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी क्रिएटिविटी आएगी। उसके बाद वी कैन सी इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स, ये हमारे पास एक जो है थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम में यहाँ पे आ रहा है। अब नीचे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डबल स्टार्स जहाँ जहाँ होंगे दैट मीन्स कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01, और जहाँ पे सिंगल स्टार है वो ये शो कर रहा है दैट कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल, ठीक है। अब दो स्टार्स हों, अगर तीन स्टार्स हों दैट मीन्स 0.000 पे कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, जो कि हाईली सिग्निफिकेंट होता है। टू जो है ये आप मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, और ये जो वन होता है ये इसको आप सिग्निफिकेंट कहते हैं, लेकिन ये एज कम्पेयर टू डबल एंड ट्रिपल स्टेरिक ये थोड़ा वीक सिग्निफिकेंस होता है। बट इट डजेंट मीन कि ये वीक सिग्निफिकेंट है या इनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, सिग्निफिकेंट नहीं है। वीक सिग्निफिकेंस है लेकिन सिग्निफिकेंट फिर भी रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको, जैसे मैंने इनको ये हाईलाइटर यूज किया है, हम वैल्यूज को इस तरह से पढ़ेंगे कि पियर्सन कोरिलेशन जॉब रीडिजाइन के साथ कितना है। अब ऑब्वियसली मैं अपने जैसी 100% होंगी, मेरा अपने साथ रिलेशनशिप 100% होगा। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी जिस तरह से वो 1 के इक्वल होती है तो यहाँ पे कोरिलेशन भी 1 के इक्वल होना चाहिए। अपने जैसा कोई भी 100% होता है, तो 100% मीन्स वो 1 है, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखते हैं क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी भी अपने जैसी, अपने साथ उसका कोरिलेशन, अपने साथ उसका रिलेशनशिप 100% है, दैट्स वाई ये 1 वैल्यू आएगी। इसी तरह से इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के साथ 100% रिलेशनशिप में है, या उनका कोरिलेशन जो है वो 1 के इक्वल है, दैट मीन्स वो एक दूसरे के साथ इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के साथ 100% कोरिलेटेड या एसोसिएटेड है, उसका अपने साथ रिलेशनशिप 100% है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं वन बाय वन हम इन वैल्यूज को देखते हैं। पहले हम फर्स्ट वैल्यू को, जो हमारे पास जॉब रीडिजाइन है इस वेरिएबल की, इस कॉलम के साथ वैल्यूज को रीड करेंगे, फिर क्रिएटिविटी को हम सेकंड वैल्यू के साथ जो है वो रीड करेंगे। इसी तरह से इनोवेटिव वर्क बिहेवियर है, इसको इस तरह से हम रीड करेंगे। अब रीड करना और इंटरप्रेट करना विल बी दिस सेम। जॉब रीडिजाइन आप कहेंगे इज कोरिलेटेड with job redesign 100%, या job redesign is 100% in association with job redesign, ठीक है। अपने साथ उसका 100% रिलेशनशिप है। और टू टेल्ड इसलिए कि जॉब रीडिजाइन के साथ या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है। अब जॉब रीडिजाइन दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है हम वो यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये टू टेल्ड होगा, ठीक है। और टोटल सैंपल साइज हमारा 264 है, ऑब्वियसली ये हर जगह पे 264 ही आपको देखने को मिलेगा। अब द पॉइंट इज
कि जॉब रीडिजाइन नेक्स्ट वेरिएबल जो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्रिएटिविटी, ठीक है, या इस तरह से आप कर लें कि क्रिएटिविटी जो है वो जॉब रीडिजाइन के साथ कितना रिलेशनशिप में है, कितनी एसोसिएशन में है। तो ये बन रहा है, ये डबल स्टार है, दैट मीन्स सिग्निफिकेंस लेवल इज एट 0.01, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या है, 0.843, मतलब ये तकरीबन 84% है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि क्रिएटिविटी एंड जॉब रीडिज़ाइन इज 85% एसोसिएटेड विद वन एंड अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ 84% के रिलेशनशिप में हैं। अब ये मैंने बताया था कि 0.70 से अबव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जबकि ये अबव है तो आप बताएंगे कि ये हाईली कोरिलेटेड है। अब इसका मतलब ये कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप 84% है, तो बाकी जो बचता है कितने परसेंट बनेगा, तकरीबन वो 16% बनेगा। तो 16% अदर वेरिएबल्स के साथ क्रिएटिविटी रिलेशनशिप में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक वेरिएबल का या किसी एक इंडिविजुअल का किसी के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो ये इस वजह से एक लिमिट रखी गई है 0.70 की, मैक्सिमम 70% रिलेशनशिप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये चीज़ आ रही है, हाईली कोरिलेशन आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन। तो आप बताएंगे दैट मीन्स कि डाटा जो है उसके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो हायर है। अब वो क्या होता है आपने रिग्रेशन अजम्पशंस में पढ़ा होगा, नहीं तो आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेरिएबल इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का, किसके साथ, एसोसिएशन जॉब रीडिजाइन के साथ, ठीक है। हम इस तरह से रो वाइज वन बाय वन, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर रो वाइज सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, इस तरह से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे लिए इजी हो जाएगा। जॉब रीडिजाइन के साथ 100% कोरिलेटेड है। क्रिएटिविटी जो है वो जॉब रीडिजाइन के साथ 84% मॉडरेट सिग्निफिकेंट एसोसिएशन में है, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का आपस में सिग्निफिकेंट, मॉडरेट लेवल का सिग्निफिकेंट 84% का रिलेशनशिप है। और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर जो है इसका जॉब रीडिज़ाइन के साथ 0.135, और ये देखते हैं 1 स्टेरिक है, दैट मीन्स सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो है 0.05। तो हम कहेंगे इनोवेटिव वर्क बिहेवियर इज सिग्निफिकेंट is having a significant association with job redesign, और ये एसोसिएशन जो है वो कितने परसेंट है, 13%, ठीक है। 13.5% लिख ली, चॉइस इज योर्स, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो स्टार्स हैं, अगर सपोज आप नहीं वो फ्लैग वाला ऑप्शन चेक नहीं करते हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि जो ये टू टेल्ड सिग्निफिकेंस आ रही है ये 0.05 से 0.05 या उससे बिलो होनी चाहिए। तो स्टार्स अगर ना भी लगे हों तो आप इन वैल्यू से, सिग्निफिकेंट वैल्यू से बता सकते हैं कि इनका एसोसिएशन आपस में सिग्निफिकेंट है या कि नहीं। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट है जॉब रीडिजाइन का क्रिएटिविटी के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैंक है। उसकी रीज़न ये है कि जॉब रीडिजाइन का क्रिएटिविटी के साथ जो एसोसिएशन है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे ये स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्रिएटिविटी का, क्रिएटिविटी के साथ ऑब्वियसली 100% में आपने जैसी 100% होंगी, तो क्रिएटिविटी 100% अपने साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद इनोवेटिव वर्क बिहेवियर है, ये आप देख सकते हैं इसका क्रिएटिविटी के साथ जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, दैट इज 17%, और ये मॉडरेट लेवल का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड कॉलम आता है वो आ रहा है 1, तो ऑब्वियसली इनोवेटिव वर्क बिहेवियर अपने जैसा 100% ही होगा। तो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के साथ 100% कोरिलेशन है। तो दैट्स ऑल अबाउट कोरिलेशंस। अब यहाँ पे एक हमें हिंट मिलता है, अगर तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा कोई भी रिलेशनशिप, तो चांसेस हैं कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होंगे, वो हमारे हाइपोथेसिस जो इन दो वेरिएबल्स के, सपोज हम यहाँ से मैं कहती हूँ कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये 0.5
8 आ जाती है, ठीक है। तो अब ये सिग्निफिकेंट नहीं आई, दैट मीन्स कि इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का जॉब क्रिएटिविटी के साथ जो हाइपोथेसिस है वो अप्रूव नहीं होगा। मेरा डाटा सेट इसको अप्रूव नहीं करेगा, वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो किस टाइप के आने वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट द कोरिलेशन।